नमस्कार, जय हिंद। टेकलाइट में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे आधुनिक भारत में प्रमुख रूप से जो किसानों के विद्रोह हुए हैं, किस तरीके से किसानों ने अंग्रेजों की जो व्यवस्थाएं थी, अंग्रेजों की जो भू राजस्व व्यवस्थाएं थी, भू राजस्व प्रणालियां थी, उनके विरुद्ध में अपना किस तरीके से विद्रोह किया, उस बारे में पढ़ेंगे। प्रमुख चीज़ों को हमको देखना है, एक ओवरव्यू हम लेंगे और जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से रेलेवेंट है उन्हीं चीज़ों को पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, तो पहला विद्रोह था नील विद्रोह। नील विद्रोह का जो टाइम पीरियड था वो था 1859 से 60 के बीच। ठीक है, 1859 से 60 के बीच में बंगाल वाला जो क्षेत्र था, वहां पर जो अंग्रेज थे उन्होंने किसानों को मजबूर किया नील की खेती करने के लिए। और यही नील की खेती के विरुद्ध में दो नेता थे। कौन कौन? दिगंबर विश्वास और उनका भाई विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में नील विद्रोह होता था। और याद रखेंगे, इस नील विद्रोह से संबंधित जो दो समाचार पत्र थे जिनमें आर्टिकल छापा जाता था, वो थे कौन सा? हिंदू पेट्रियट, जो कि था हरिश्चंद्र मुखर्जी का, और नील दर्पण था दीनबंधु मित्र का। ठीक, और ये भारत का पहला सफल किसान आंदोलन था, याद रखेंगे। तो बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यहाँ पर। भारत का पहला सफल किसान आंदोलन कौन सा था? नील विद्रोह। हिंदू पेट्रियट किसने लिखा? हरिश्चंद्र मुखर्जी। उसके बाद नील दर्पण दीनबंधु मित्र, और नेतृत्वकर्ता कौन कौन है? तो दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास। ठीक है, ये हो गया। और इसका क्षेत्र था बंगाल। अब आ जाता है पाबना विद्रोह। ये 73 से 76 के बीच में, 1873 से 76 के बीच में होता है। कौन से क्षेत्र में? अगेन बंगाल वाले क्षेत्र में। याद रखेंगे, जैसे नील विद्रोह नील की खेती के विरुद्ध हुआ था, वैसे ही जो पाबना विद्रोह था, प से पाबना और प से आप याद रखेंगे पटसन की खेती के विरुद्ध में हुआ था। इसके नेता कौन कौन थे? तो इंद्र नारायण और शंभुपाल। इंद्र नारायण और शंभुपाल। ठीक, अब नेक्स्ट है दक्कन विद्रोह। तो दक्कन का मामला कुछ ऐसा था, वर्तमान जो महाराष्ट्र का निचला एरिया है वो दक्कन वाले क्षेत्र में आता है। वहां का मामला कुछ ऐसा था कि वहां पर रैयतवाड़ी व्यवस्था चलती थी। रैयतवाड़ी मतलब किसानों को कहा जाता है रैयत, और ये जो रैयत थे इनसे सीधे कर वसूलने का काम करते थे साहूकार और महाजन। मतलब कर वसूल करने का काम नहीं करते थे, इनको ऋण देने का काम करते थे कृषि के लिए। तो ये साहूकार और महाजन इतना चक्रवृद्धि ब्याज पे ब्याज लगाते थे और किसानों का शोषण करते थे। तो इन्हीं महाजन और साहूकारों के खिलाफ जो वहां के किसान थे दक्कन के, उन्होंने बहुत भयंकर विद्रोह किया, एक सशस्त्र विद्रोह कर दिया। उनके घर में जाकर उनके जो रिकॉर्ड थे उनको जलाना, उनका जो लेखा जोखा था उनको जला दिया, इनका सीधे सीधे बाइकआउट कर दिया, है ना। और इस तरीके से बहुत उग्र रूप में यह विद्रोह हुआ। और इसीलिए जो भारत में अंग्रेजी सत्ता थी उसने 1879 में दक्कन कृषक राहत अधिनियम पारित किया। क्या पारित किया? दक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879। ठीक, क्लियर हुई इतनी बात? देखो, अब अगला है मोपला विद्रोह 1921। हालांकि ये लगभग 50 वर्षों तक चला था ये विद्रोह। ठीक है, देखो मोपला विद्रोह, तो जो मालाबार तट है हमारा, इधर केरल वाला एरिया है ना, मालाबार जो तट है उस क्षेत्र में जो मोपला थे वो एक मुस्लिम कृषक वर्ग जो थे उनको मोपला कहा जाता था। अर्थात मोपला का मतलब है मुस्लिम किसान। ठीक, और वहां पर जमींदार कौन लोग थे? तो नायर और नंबूदरी जाति के लोग जो कि हिंदू थे। ठीक है, ये समझना आप इसको। मोपला जो है ये मुस्लिम किसान है, और जमींदार कौन कौन थे? तो नंबूदरी और नायर जाति के लोग। अब यहाँ पर एक जो मोपला किसान था अली मुसलियार, इसके नेतृत्व में मोपला विद्रोह शुरू हुआ। ठीक, किसानों के हक के लिए था, बहुत सही विद्रोह था। तो इसमें गांधी जी ने शौकत अली के साथ शिरकत की। गांधी जी भी इसको सपोर्ट करने लगे। लेकिन अली मुसलियार जो था, इसके द्वारा कुछ समय बाद इसको सांप्रदायिक रूप दे दिया जाता है। क्यों? क्योंकि जमींदार हिंदू थे और किसान मुस्लिम थे, इसलिए कहीं ना कहीं सांप्रदायिक रूप दे दिया जाता है और हिंसात्मक जो स्वरूप है विद्रोह के लिए ये अपनाने लगते हैं। और जैसे ही हिंसात्मक स्वरूप अपनाते हैं, गांधी जी यहाँ से वापस हो जाते हैं। ठीक,
तो इस तरीके से मोपला विद्रोह आप याद रखेंगे। फिर फड़के विद्रोह 1879 में किसके द्वारा? बलवंत वासुदेव फड़के के द्वारा। कहाँ? महाराष्ट्र वाले एरिया में, ठीक है। और इनको रॉबिन हुड के नाम से भी हम जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये ना अमीरों से वसूल लेते थे, अमीरों से लूट लेते थे, जो जमींदार साहूकार लोग होते थे उनसे लूट लेते थे और लूट का जो माल था वो किसानों में वितरित कर देते थे, ठीक। बलवंत वासुदेव फड़के। फिर उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में इसकी स्थापना की थी मदन मोहन मालवीय ने। फिर अवध किसान सभा, तो ये बाबा रामचंद्र ने स्थापित की थी। कब? 1920 में। और 1920-21 में एका आंदोलन जो था संपूर्ण उत्तर भारत वाले क्षेत्र में, यूपी, बिहार, फिर आपका बंगाल का उत्तरी एरिया, यहाँ पर ये आंदोलन जो है अपने चरम पर था, एका आंदोलन। और ये इसका जो नेतृत्व करता था उसका नाम था मदारी पासी, ठीक, मदारी पासी। ओके, क्लियर। बारदोली की बात करते हैं तो बारदोली गुजरात वाले एरिया में था। 1928 के आसपास सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इसका नेतृत्व किया था। और याद रखेंगे यहाँ पर जो महिलाएं थी उन्हीं के द्वारा यहाँ पर वल्लभ भाई पटेल को सरदार का टाइटल दिया गया, ठीक। सरदार का टाइटल बारदोली सत्याग्रह के दौरान वल्लभ भाई पटेल को दिया गया, तब से उनको सरदार पटेल के नाम से जाना जाने लगा। क्लियर। अखिल भारतीय किसान सभा 1936 में स्थापित हुई और ये आज तक काम कर रही है, याद रखेंगे। आज भी अखिल भारतीय, जो अभी किसानों का जो प्रोटेस्ट हो रहा है ना, ये प्रोटेस्ट में भी अभी सबसे ज्यादा योगदान है तो अखिल भारतीय किसान सभा का है। इसकी स्थापना की थी स्वामी सहजानंद ने और इसके सचिव थे NG रंगा, ठीक। इसके बाद आता है 1951 का भूदान आंदोलन, विनोबा भावे के द्वारा ये चलाया गया था। और याद रखेंगे इसकी शुरुआत हुई थी पोचमपल्ली आंध्र प्रदेश से। और भूदान आंदोलन में ऐसा था कि जिनके पास ज्यादा जमीन है वो अपनी कुछ जमीन दान कर देते थे, जिनके पास जमीन नहीं है उनको, इस तरीके से, ताकि जो सब लोग हैं उनको बराबरी का अवसर प्राप्त हो सके, ठीक। तो ये था जो आधुनिक भारत में किसानों का विद्रोह हुआ था वो। चलिए अब आगे देखते हैं, कुछ और टॉपिक हमको कवर करना है, छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, उनको हम देखते हुए चलते हैं, है ना। Study effectively in online learning. All syllabus videos of CGPSC or VYAPM and other competitive exams together. Test series and free PDF notes will be provided. Free PDF notes or test series. Best effort to make you successful. Visit online.techalite.in. Download Techalite Institute app. चलिए तो अब देखते हैं सामाजिक धार्मिक जो सुधार हुए हैं आधुनिक भारत में उसको, ठीक है। देखो, तो सामाजिक धार्मिक सुधार कहने का क्या मतलब है? तो समाज में और धर्म में किन किन व्यक्तियों का, किन किन संस्थाओं का किस प्रकार से योगदान है एक सुधार के नजरिए से, ठीक है। इस बात को हम देखने वाले हैं। तो इस सुधार की जब भी भारत में बात करते हैं तो सबसे पहला नाम आता है राजा राम मोहन राय का। राजा राम मोहन राय, ठीक। देखो, तो राजा राम मोहन राय ने स्थापना की थी ब्रह्म समाज की, इसलिए हम ब्रह्म समाज के अंतर्गत पहले थोड़ा सा राजा राम मोहन राय को देखते हैं, उसके बाद फिर ब्रह्म समाज को देखेंगे, ठीक है। देखो, राजा राम मोहन राय का जन्म हुआ था 1772 में और मृत्यु हुई थी 1833 में। 1772 से 1833। ये भारत में पुनर्जागरण के पिता माने जाते हैं। पुनर्जागरण कहने का क्या तात्पर्य है यहाँ पे? तो राजा राम मोहन राय के व्यक्तित्व के बारे में बात करें तो उनका व्यक्तित्व इस प्रकार था कि उनको जो भारत की ऐसी चीजें थी जो धर्म में होने के बावजूद सही नहीं थी, जैसे फॉर एग्जांपल सती प्रथा,
या फिर विधवा, जो विधवाओं को पुनर्विवाह की अनुमति नहीं थी वो हो गया, बलि प्रथा हो गया, दास प्रथा हो गया। तो इस प्रकार की जो हिंदू धर्म में व्याप्त कुप्रथाएं थी, उन कुप्रथाओं के अगेंस्ट में सबसे पहले बात करने वाले व्यक्ति थे राजा राममोहन राय, और इसीलिए उनको पुनर्जागरण का पिता कहा जाता है। 1815 में इन्होंने आत्मीय सभा का गठन किया। आत्मीय सभा एक संगठन थी जो दार्शनिक विचारधारा वाले व्यक्तियों का एक समूह था, जो एक प्रॉपर एक एरिया होता था उनका, वहां पर बैठते थे और दार्शनिक जो विचारधारा है उस पर अलग अलग अपना अपना मत रखते थे। इस प्रकार से एक दार्शनिक चिंतन की जो जगह थी उसको आत्मीय सभा का नाम दिया गया, और इसकी स्थापना 1815 में की गई। 1817 में हिंदू कॉलेज की स्थापना करते हैं डेविड हेयर के सहयोग से, डेविड हेयर के सहयोग से, ठीक। 1825 में वेदांत कॉलेज बनाते हैं, और 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। 1828 में इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। दिल्ली के जो बादशाह थे, उनका पैगाम लेकर, उनके पेंशन को बढ़ाने से संबंधित जो पैगाम था उसको लेकर उनको भेजा गया लंदन महारानी से बात करने, और वो महारानी से बात करने गए, और वहीं पर ब्रिटेन में 1833 में ब्रिस्टल नाम की जगह पर उनकी मृत्यु हो गई, याद रखेंगे, ठीक। अब ये जो ब्रह्म समाज था ये बेसिकली दो लोगों के नेतृत्व में आ गया। कौन कौन? तो देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर और केशव चंद्र सेन, ठीक। देखो, अब 1865 में इन दोनों के बीच में विवाद की स्थिति बनी, मतभेद आ गया, मतलब दोनों के मत पहले जो समान थे उसमें भेद होने लगा, मतभेद की स्थिति पैदा हो गई 1865 में, और ये जो ब्रह्म समाज था ये दो भागों में बंट गया, आदि ब्रह्म समाज और भारतीय ब्रह्म समाज। आदि ब्रह्म समाज जो था उसका नेतृत्व किया गया देवेंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, और भारतीय ब्रह्म समाज का नेतृत्व किया गया केशव चंद्र सेन के द्वारा। क्लियर हुई बातें यहां तक? अब देखो, ये जो आदि ब्रह्म समाज तो चल रहा था, ठीक। ये जो केशव चंद्र सेन थे, ये इनका कहना था कि बाल विवाह जो है वो सही नहीं है समाज के लिए, शादियों में ये जो बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं ये खर्च करना भी सही नहीं होता। तो इस तरीके से बहुत सारी आइडियोलॉजी थी इनकी। लेकिन जब इनकी खुद की बेटी की शादी की बारी आई तो इन्होंने एक राजकुमार से अपनी बेटी की शादी की, कम उम्र में शादी की, बाल विवाह किया इन्होंने, और बहुत ज़्यादा खर्च किया शादी में। तो इसको देखकर जो है भारतीय ब्रह्म समाज था ये फिर से साधारण ब्रह्म समाज में के रूप में टूट गया, जिसका नेतृत्व किया आनंद मोहन बोस ने, ठीक। इसके अलावा आप याद रखेंगे ब्रह्म विवाह कानून कब पारित हुआ? तो 1872 में। क्लियर? बहुत बेसिक चीजें हैं, बहुत डीप में नहीं जा रहे हैं हम अभी, है ना। चलो, राजा राममोहन राय की कुछ पत्रिकाएं थी, कुछ बुक्स थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, याद रखेंगे, इनका नाम हमेशा एग्जाम में पूछता है। तो तोहफात उल मुहाविदीन फारसी भाषा में था, मिरातुल अखबार, संवाद कौमुदी और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस। तोहफात उल मुहाविदीन, संवाद कौमुदी, मिरातुल अखबार और प्रिसेप्ट्स ऑफ जीसस, ये इनकी चारों पत्रिकाएं थी, ये आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं आर्य समाज की। तो आर्य समाज की स्थापना की थी स्वामी दयानंद ने, स्वामी दयानंद, यहां पर लिखा नहीं हुआ है, अब देखते चलेंगे, है ना। स्वामी दयानंद ने, स्वामी दयानंद का नाम जो था, मूल नाम था इनका मूल शंकर। स्वामी दयानंद का मूल नाम क्या था? मूल शंकर। इनको पूर्णानंद नाम के जो इनके गुरु थे उनके द्वारा दयानंद नाम दिया गया, और इनको वेदों की शिक्षा प्राप्त हुई थी स्वामी विरजानंद से, ठीक। वेदों की शिक्षा स्वामी विरजानंद से। तो देखिए 1875 में बंबई में आर्य समाज की स्थापना की गई, और यहीं पर इसका हेडक्वार्टर हुआ करता था। लेकिन फिर 1878 में हेडक्वार्टर जो था इसका ट्रांसफर कर दिया गया लाहौर में, और तब से फिर लाहौर से ये संचालित होने लगा। इसके पहले जो स्वामी दयानंद थे उनके द्वारा
शुद्धि आंदोलन चलाया गया था 1865 में। अब ये शुद्धि आंदोलन क्या था? तो जो सनातन धर्म को मानने वाले जो लोग थे, वैदिक धर्म को मानने वाले जो लोग थे, वो ईसाई में कन्वर्ट हो गए थे, ईसाई धर्म को अपना लिया था उन्होंने, और उनको वापस से फिर उनका हिंदूकरण करने के लिए इन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसको नाम दिया शुद्धि आंदोलन 1862। ठीक, 1886 में डीएवी की स्थापना की गई। डीएवी, दयानंद एंग्लो वैदिक, मतलब वैदिक जो शिक्षा है वो आंग्ल पद्धति से दिया जाने लगा इसमें, डीएवी में। और इसकी स्थापना लाहौर में की गई, लाहौर में, और लाला हंसराज और लाला लाजपत राय, ये दोनों के सहयोग से ये स्थापित की गई। और स्वामी श्रद्धानंद के सहयोग से 1902 में गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई। ठीक, गुरुकुल कांगड़ी की स्थापना की गई। इनका एक प्रसिद्ध नारा था स्वामी दयानंद का, वेदों की ओर लौट चलो। इनके अनुसार जो हमारी वैदिक संस्कृति थी, जैसे ऋग्वैदिक काल जो हमने पढ़ा था, तो ऋग्वैदिक काल में सारी चीजें एकदम वेल स्टेब्लिश्ड होती थी, कुप्रथाएं नहीं थी उस समय धर्म में। प्रॉपर एक जो धर्म था हमारा बहुत अच्छे से डिफाइंड था उस समय। धीरे धीरे चल के जब आडंबर पाखंड बढ़ता गया, कुप्रथाएं बढ़ती गई, तो इस तरीके से बहुत सारी नई नई चीजें आ गई थी धर्म में। लेकिन जो वैदिक धर्म था हमारा, उसको उस पर ये बहुत ज्यादा जोर देते थे, और इनका एक फेमस नारा था, वेदों की ओर लौट चलो। क्लियर हुई इतनी बातें? चलो अब बात करते हैं थियोसॉफिकल सोसाइटी। तो थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कर्नल एल्कॉट और मैडम ब्लॉट्सकी के द्वारा 1875 में न्यूयॉर्क में की जाती है। कर्नल एल्कॉट और मैडम ब्लॉट्सकी। भारत में ये 1882 में आता है। 1875 में स्थापना हुई न्यूयॉर्क में, भारत में इसका ब्रांच आया 1882 में। कहा? मद्रास के अड्यार में, अड्यार में। ठीक, 1891 में इसकी प्रमुख बन के आई एनी बेसेंट। एनी बेसेंट का आप नाम याद रखेंगे क्योंकि आगे जब हम इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ेंगे, स्वतंत्रता आंदोलन पढ़ेंगे, तो एनी बेसेंट कई जगहों पर मिलेंगे आपको, है ना, ये याद रखेंगे आप। 1891 में एनी बेसेंट भारत आई, और 1898 में इनके द्वारा ही सेंट्रल हिंदू स्कूल स्थापित किया गया। कहाँ? बनारस में। बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना की गई, जो बाद में 1917-16 के आसपास मदन मोहन मालवीय के सहयोग से बीएचयू बना। क्या बना? बीएचयू, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, जो आज हम जानते हैं ना, वो यही है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय वो यही है। 1898 में सेंट्रल हिंदू स्कूल की नींव रखी थी। किसने? एनी बेसेंट ने, जो कि थियोसॉफिकल सोसाइटी से संबद्ध महिला थी, आयरिश महिला थी, एक आयरलैंड की महिला थी ये बेसिकली। और 1916 में यही जो सेंट्रल हिंदू स्कूल था, ये धीरे से फिर क्या बनता है? बीएचयू। किसके सहयोग से बनता है? तो मदन मोहन मालवीय के सहयोग से बनता है। क्लियर हुई इतनी बातें? चलो बात करते हैं रामकृष्ण मिशन। तो इसकी स्थापना नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्हें हम स्वामी विवेकानंद के नाम से जानते हैं, उनके द्वारा 1897 में किया गया था। याद रखेंगे। कई बार प्रश्न ये पूछता है ना कि नरेंद्र नाथ दत्त को स्वामी विवेकानंद का टाइटल किसने दिया था, तो याद रखेंगे राजस्थान में जो खेतड़ी है ना, खेतड़ी, वहां के जो राजा थे वो इनको टाइटल दिए थे किनका? स्वामी विवेकानंद का। ठीक, स्थापना कहां से हुई थी? वेलूर मठ। ये कहां है? कोलकाता। वेलूर मठ कोलकाता से स्थापना हुई थी। इनकी दो पत्रिकाएं हैं, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन, ये आप याद रखेंगे। और छत्तीसगढ़ में इसके दो ब्रांचेस हैं जो बहुत अच्छे से काम कर रहे हैं। बेसिकली ये जो नारायणपुर वाला ब्रांच है, ये बहुत ज़्यादा अच्छे से काम कर रहा है। स्वामी आत्मानंद के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और ये जो नारायणपुर चूंकि ट्राइबल एरिया है, तो ट्राइब्स के वेलफेयर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करता है। इसके अलावा एक और जो ब्रांच है वो है रायपुर में। क्लियर? चलो, प्रार्थना समाज 1867 में आत्माराम पांडुरंग और महादेव गोविंद रानाडे के द्वारा इसकी स्थापना की जाती है। 1870 में ये जो महादेव गोविंद रानाडे थे, इनकी एक राजनीतिक पार्टी बनती है जिसका नाम होता है पूना सार्वजनिक सभा। 1884 में दक्कन एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना में भी प्रार्थना समाज का योगदान होता है। और याद रखेंगे, भारत में रात्रि में प्रौढ़ शिक्षा
की शुरुआत किसने की, तो वो यहीं से होता है। प्रार्थना समाज ने प्रौढ़ शिक्षा की शुरुआत की, मतलब जो बड़े उम्र के जो लोग होते हैं ना, जो अशिक्षित होते हैं, उनको रात्रि में एक प्रॉपर जगह पर बैठा के शिक्षा देने का काम किया जाता था इसके अंतर्गत। अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन की बात करें तो याद रखेंगे 1875 में एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल स्कूल की स्थापना की जाती है। किनके द्वारा, तो यहाँ पर नाम नहीं लिखा हुआ, सर सैयद अहमद खान, सैयद अहमद खान के द्वारा एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल स्कूल की स्थापना 1875 में कहाँ की जाती है, अलीगढ़ में। 1920 में यही जो स्कूल था, ओरिएंटल स्कूल जो था, इसको दर्जा मिल जाता है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का, ठीक। और सर सैयद अहमद खान जो है वो इसके प्रबल समर्थक थे। याद रखेंगे सर सैयद अहमद खान की आइडियोलॉजी कुछ इस प्रकार की थी, तो वो जो है जो पारंपरिक शिक्षा पद्धति थी उसके खिलाफ थे। वो चाहते थे कि जो मुस्लिम धर्म के जो युवा हैं, बच्चे हैं, उनको प्रॉपर शिक्षा मिले और साथ में पाश्चात्य शिक्षा के भी कहीं ना कहीं प्रबल समर्थक रहे हैं वो। इनकी बुक का नाम है तहजीब उल अखलाक, याद रखेंगे, तहजीब उल अखलाक। इसके अलावा बहावी आंदोलन, बहावी आंदोलन की हम बात करें तो 1863 के आसपास ये बिहार से शुरू हुआ था और सर सैयद अहमद बरेलवी के द्वारा। ये सैयद अहमद खान है और ये सैयद अहमद बरेलवी हैं, तो इनको आप याद रखिए। इसके अलावा और भी बहुत सारे आंदोलन आते हैं, का आंदोलन, देवबंद आंदोलन, ये सब हमारे कोई काम के नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। तो इतनी चीजें आपको एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखनी है, क्योंकि बहुत ज्यादा डिटेल में हम जाएंगे तो कोर्स फिर नहीं हो पाएगा है समय में, इसलिए इतनी चीजों को आप याद रखें। सामाजिक धार्मिक आंदोलन के अंतर्गत इससे बाहर प्रश्न नहीं आएगा आपका, ये बहुत बेसिक चीजें हैं। हाँ, मेंस में इन सब का डिटेल पूछता है, तो जब हम मेंस के लिए पढ़ेंगे तो इसको एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। अभी हम सिर्फ फैक्ट्स पे बात कर रहे हैं, क्योंकि प्रीलिम्स के लिए फैक्ट ही काम आने वाला है आपको। छत्तीसगढ़ में बहुत ज़्यादा एनालिटिकल प्रश्न तो आते हैं नहीं, है ना, तो उस बेसिस पे पढ़ाई करना भी मूर्खता होगी अपने आप में, ठीक। यहाँ तक की बातें क्लियर हुई, चलो अब आगे देखते हैं, ठीक। तो चलिए अब देखते हैं भारत में राजनीतिक पार्टियों का विकास। भारत में मुख्य रूप से जो राजनीतिक पार्टी थी उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो कि बनती है 1885 को। लेकिन कांग्रेस की स्थापना से पूर्व भारत में रीजनल स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर बहुत सारी अलग अलग राजनीतिक पार्टियों ने धीरे धीरे अपना अपना गठन किया। तो किस प्रकार से कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां थी प्रमुख रूप से, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले 1836 में बंग भाषा समिति, जो कि बंगाली भाषी जो लोग थे उनके लिए एक राजनीतिक जागृति स्थापित करने का काम किया, उसका नाम था बंग भाषा समिति। इसकी स्थापना की थी राजा राममोहन राय ने। फिर दूसरी आती है 1838 में, जिसका नाम था लैंड होल्डर्स सोसाइटी। ये बेसिकली जो लैंड होल्डर जो होते थे ना, जमींदार जो होते थे, साहूकार जो होते थे, उनकी पार्टी थी और इसके नेतृत्वकर्ताओं का नाम था द्वारिकानाथ टैगोर और प्रसन्न ठाकुर। इसके बाद 1843 में बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, बंगाल ब्रिटिश एसोसिएशन, इसकी स्थापना की थी थॉमसन और प्यारीचंद मित्र ने, ठीक, थॉमसन और प्यारीचंद मित्र ने। उसके बाद 1851 में ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, इसकी स्थापना की थी राधाकांत देव और काली कृष्ण देव ने। इनके अलावा जो द्वारिकानाथ टैगोर थे वो भी इसमें शामिल थे, ठीक। तो ब्रिटिश इंडिया एसोसिएशन, राधाकांत देव, काली कृष्ण देव और द्वारिकानाथ टैगोर, ठीक। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन नाम की एक राजनीतिक पार्टी का गठन जो है दादा भाई नौरोजी के द्वारा लंदन में किया जाता है। लंदन में दादा भाई नौरोजी कौन है, तो याद रखेंगे इन्होंने ही ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी दी थी, ड्रेन ऑफ वेल्थ अर्थात धन का निष्कासन सिद्धांत किसने दिया था, तो ये दिया था
सिद्धांत। किस तरीके से जो अंग्रेज हैं वो बेवकूफ बना के जो भारत की संपत्ति है उसको किस तरीके से यहाँ से बाहर लेके जा रहे हैं, ब्रिटेन लेके जा रहे हैं, इस थ्योरी का सबसे पहले प्रतिपादन करने का काम किया था दादा भाई नौरोजी ने। और इन्होंने लंदन में एक राजनीतिक पार्टी का गठन किया था जिसका नाम था ईस्ट इंडिया एसोसिएशन। इसके बाद 1870 में, अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा, पूना सार्वजनिक सभा किसका था? एमजी रानाडे, महादेव गोविंद रानाडे। इसके बाद 1875 में इंडियन लीग, शिशिर कुमार घोष। याद रखेंगे ये बेसिकली ये स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए बनाई गई थी, स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए। ठीक, बाद में इसमें आनंद मोहन बोस भी जुड़ते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी जुड़ते हैं, और इस तरीके से इसका नया नाम होता है इंडियन एसोसिएशन। इनके द्वारा, याद रखेंगे, 2 महत्वपूर्ण आंदोलन चलाए गए थे, सिविल सेवा आंदोलन और जनपथ सेवा आंदोलन। जनपथ सेवा आंदोलन। ठीक, इसके बाद 1883 में 1883 में नेशनल कॉन्फ्रेंस की स्थापना होती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस किसके द्वारा बनाया गया? तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा। अगेन इसमें ये शिशिर कुमार घोष भी शामिल है और आनंद मोहन बोस भी शामिल है। ठीक, 1884 में 1884 में जो है मद्रास महाजन सभा की स्थापना होती है। इसकी स्थापना नीचे मद्रास वाले एरिया में होती है। ठीक, वर्तमान तमिलनाडु आंध्र प्रदेश वाला एरिया जो है वहां पर इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना 3 लोगों ने की। कौन कौन प्रमुख लोग थे? तो वीर राघवाचारी, आनंद चार्लू और सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक, इन तीनों के द्वारा मद्रास महाजन सभा की स्थापना कब? 1884 में। फिर 1885 में बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की स्थापना होती है। वर्तमान महाराष्ट्र वाले एरिया में, महाराष्ट्र और अपर गुजरात वाला एरिया, इतने एरिया को कवर करती हुई बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन की शुरुआत होती है। किसके द्वारा? याद रखेंगे आप इसके लिए, TMT, बदरुद्दीन तैयब जी, KT तेलंग और फिरोज शाह मेहता। ठीक, तैयब, मेहता, तेलंग, इस तरीके से आप याद रखेंगे। और ये 1885 में ये बनती है। इसके बाद फाइनली 1885 में गठन होता है कांग्रेस का, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस। ठीक, अब कल की जो हमारी क्लास रहेगी उसमें हम कांग्रेस के गठन से शुरुआत करेंगे। पूरा का पूरा जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन हुआ है उसको पूरा कवर करेंगे। ठीक है, 1885 से लेके लगभग 1947 के आसपास तक हम पहुंच जाएंगे। कल देखते हैं, क्लास अगर कल ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो फिर उसको परसों में कन्वर्ट करेंगे, लेकिन आज की क्लास को यहीं पर ख़त्म करते हैं। इसके बाद कल से 1885 से लेके कोशिश करेंगे कि हम 1947 तक पूरा पहुंच जाएं। एक एक घटना क्या क्या हुई, किसके बाद कौन सी घटना हुई, इन सारी घटनाओं के बारे में चर्चा करते हुए चलेंगे। इस क्लास को यहीं पर खत्म करते हैं। ठीक है, चलिए, थैंक यू सो मच।